इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि इस कहानी के पात्र या घटनाएं किसी के निजी जीवन से मिलती हैं, तो यह मात्र एक संयोग माना जाएगा। यह कहानी छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गीतकार, उपन्यासकार एवं पटकथा लेखक श्री सुरेंद्र डहरिया जी के उपन्यास चंद्रकणिका से ली गई है। पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत में चंद्रकणिका नामक एक राज्य हुआ करता था। चंद्रकणिका अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह राज्य घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और एक सुंदर नदी से घिरा हुआ था। चंद्रकणिका राज्य का चंद्रमहल बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक था। इस राज्य में राजा चंद्रभान का शासन था। राजा चंद्रभान अपनी बुद्धिमानी और वीरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी शांता देवी अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए जानी जाती थी। राज्य में चारों दिशाओं में हरियाली ही हरियाली थी। लोग प्रसन्न थे और राज्य सुंदर ढंग से संचालित किया जा रहा था। राजा चंद्रभान और रानी शांता देवी प्रजा से मिलते थे और उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास करते थे। चंद्रकणिका राज्य के महामंत्री मानदेव बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे। वे राजा चंद्रभान के पिता राजा तरंग के भी मंत्री रह चुके थे। महामंत्री मानदेव ने चंद्रकणिका राज्य की भलाई और खुशहाली के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। राजा चंद्रभान भी उन्हें पिता तुल्य मानते थे और उनकी हर बात को गंभीरता से लेते थे। एक दिन अचानक महामंत्री मानदेव की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक का माहौल छा गया। राजा चंद्रभान भी अत्यंत दुखी थे। जब राजा तरंग की मृत्यु हुई थी, तब राजा चंद्रभान बहुत छोटे थे। महामंत्री मानदेव ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। जब तक राजा चंद्रभान छोटे थे, तब तक महामंत्री मानदेव ने ही सिंहासन पर बैठकर राज्य को संभाला था। और जब राजा चंद्रभान बड़े हुए, तो महामंत्री मानदेव ने उनका राज्याभिषेक कर उन्हें राज्य सौंप दिया था। राजा चंद्रभान का विवाह रानी शांता देवी के साथ भी महामंत्री मानदेव ने ही करवाया था। दरअसल रानी शांता देवी एक किसान की बेटी थी। एक समय की बात है, जब राजा चंद्रभान युवा राजकुमार थे। वे अकेले जंगल में शिकार करने गए थे। जंगल में उन्होंने एक हिरण को देखा और उसका पीछा करते करते काफी अंदर तक चले गए। फिर वह हिरण नजर नहीं आया। सूर्य सिर पर आ पहुंचा था तो राजकुमार वापस लौटने का विचार करने लगे। तभी अचानक रास्ते में बाघों का एक झुंड राजकुमार पर टूट पड़ा। राजकुमार ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई बाघों को मार डाला और कुछ बाघ डरकर भाग गए। परंतु इस युद्ध में राजकुमार भी घायल हो गए। घायल अवस्था में चलते चलते राजकुमार को प्यास लगी। वे पानी की तलाश में भटकने लगे और जंगल से बाहर आ गए। दूर खेतों में सारस पक्षियों को उड़ते देख वे उस ओर बढ़े। वहां खेतों में पानी भरा था और पास की नालियों में भी पानी बह रहा था। दूर खड़ी शांता राजकुमार को आते देख रही थी। राजकुमार साधारण वेशभूषा में था। एक साधारण गांव का लड़का सा प्रतीत हो रहा था। राजकुमार ने आकर मन भरकर पानी पिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। शांता दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें उठाने लगी। उसने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, परंतु राजकुमार नहीं उठे। पास में ही खेतों में काम कर रहे लोगों को बुलाकर शांता राजकुमार को अपने घर ले आई और उनके घावों पर दवा लगा दी। कुछ घंटे बाद जब राजकुमार को होश आया, तो उन्होंने खुद को एक झोपड़ी में लेटा पाया। वे उठकर बैठ गए। तभी शांता अंदर आई और उन्हें लेटे रहने के लिए कहा, परंतु राजकुमार ने यह पूछने पर जोर दिया कि वे यहां कैसे आए। शांता ने उन्हें सारी बातें बताईं। शांता का मनमोहक रूप और दयालु आचरण देखकर राजकुमार चंद्रभान शांता पर मोहित हो चुके थे। शांता के मन में भी एक अद्भुत प्रेम की भावना जागी, जिसे वह अपने भीतर छुपा रही थी। तभी शांता के पिता यमनदास अंदर आए और राजकुमार के पास बैठकर उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई?
राजकुमार झूठ बोलते हुए कहा, मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूं। रास्ता भटक गया था और जंगल में चला गया, जहां कुछ जंगली कुत्तों के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया था। यह कहकर राजकुमार खड़े हो गए और बोले, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। राजकुमार ने यमनदास और शांता से विदा ली और महल की ओर लौट गए। कई दिन बीत चुके थे, परंतु राजकुमार की आंखों में बस शांता की छवि बसी हुई थी। उधर शांता का भी यही हाल था। राजकुमार ने सोचा, क्यों न शांता से मिला जाए। वे पुनः साधारण गांव वाले का वेश धारण कर शांता से मिलने चले गए। जब वे शांता के घर पहुंचे तो पता चला कि शांता अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने नदी गई है। राजकुमार नदी की ओर बढ़े और शांता को देख लिया। दोनों एक पेड़ की छाया में बैठकर घंटों बातें करने लगे। शांता बातों में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। गोधूली बेला होने को थी, तभी शांता ने घर जाने की इजाजत मांगी। राजकुमार बेचैन हो उठे। उन्होंने शांता का हाथ पकड़कर कहा, शांता, हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आपके बिना एक पल भी रहना कठिन हो चुका है। क्या आपके मन में भी हमारे लिए प्रेम है? शांता शर्माते हुए अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी, फिर पलटकर मुस्कुराई और कहा, हम भी आपसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। इतना कहकर वह चली गई। राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन से राजकुमार और शांता रोज नदी किनारे मिलने लगे। उनका प्रेम बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे। उधर महामंत्री मानदेव ने राजकुमार चंद्रभान के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। गांव-गांव में इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन राजकुमार को इसका पता ही नहीं था। जब रात में वे शांता से मिलकर लौटे, तब महामंत्री मानदेव ने उन्हें बताया कि अगले दिन उनका राज्याभिषेक है। सुबह महल में भव्य तैयारियां चल रही थीं। राज्य के हर गांव से लोग चंद्रमहल आ रहे थे, परंतु राजकुमार राज्याभिषेक के दिन सुबह फिर से शांता से मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां पता चला कि शांता और उसके पिता राज्याभिषेक देखने महल गए हैं। यह सुनकर राजकुमार खुश हो गए और महल लौट आए। राज्याभिषेक समारोह आरंभ हुआ। जैसे ही राजकुमार मंच पर आए, प्रजा जय जयकार करने लगी, लेकिन राजकुमार की नजर भीड़ में शांता को ढूंढ रही थी। शांता ने भी राजकुमार को देख लिया था। जैसे ही उसे सच्चाई पता चली कि वह जिससे प्रेम करती थी वह एक साधारण युवक नहीं बल्कि राजा था, शांता निराश हो गई। एक राजा और एक किसान की बेटी का मिलन कैसे संभव हो सकता है, यह सोचकर वह बेहद दुखी हो गई। शांता ने अपने पिता से घर चलने को कहा और दोनों बाप बेटी अपने गांव लौट गए। बहुत जल्द चंद्रकर्णिका, भाग दो देखें। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल KS इंस्पायर स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।